ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है काशी तमिल संगमम पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 16 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाला शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। तमिलनाडु और वाराणसी के इतिहास, संस्कृति, विरासत, कला का एक संगम, जिसे नाम दिया गया है काशी तमिल संगमम। इस विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल है, इसके तहत ये विशेष आयोजन हो रहा है। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम पर और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार कमाल जी। शेखर जी, काशी भारत की एक प्राचीनतम नगरी है, इसी तरह से तमिलनाडु का एक समृद्ध प्राचीन इतिहास है। इन दोनों क्षेत्रों के संगम का ये जो विशेष कार्यक्रम है, क्या संदेश देता है ये? बिल्कुल कमल जी, इसका नाम भी अगर देखेंगे संगम नहीं है, केवल संगमम। दक्षिण भारत में संगम को संगमम कहते हैं करके इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये तो पहला विशेषता है इसका। देखिए, तमिलनाडु हम सब जानते हैं प्राचीन हिंदू मंदिर है, वहाँ पे जहाँ जाइए शिव जी का उपासना, वहाँ पे जो कश्मीर शैविज्म एक माना जाता है, मतलब वो कश्मीर में एक जिस तरह शिव जी को उपासना करते हैं, उसी तरह तमिलनाडु में भी करते हैं, जिसको कहते हैं तमिल शैव सिद्धांतम। वहां पे नॉर्थ में उसको कश्मीर शैविज्म कहते हैं। तो शिव जी की उपासना, शिव जी के रूप, उसमें परमात्मा देखने की जो एक प्रकार से हमारी कल्चरल हेरिटेज रही है, सांस्कृतिक हेरिटेज रही है, ये दोनों में है। तो इसीलिए आप देखेंगे एक पांड्य राजा होते थे, उनका नाम था आदि वीर राम पांड्यन। बड़े राजा थे, वो अपने तीर्थ यात्रा में आए थे काशी उन दिनों में। मैं कह रहा हूँ ये तो हजार सालों के पहले की कहानी है। वो आके विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद फिर जाके वहां पे अपने वहां पे एक जगह पे एक शिव मंदिर बनाया, जो प्राचीन मंदिर आज माना जाता है, उसको कहते हैं तेन काशी। तेन मतलब तमिल भाषा में साउथ, यानी दक्षिण। तो दक्षिण काशी का उन्होंने वहां पे स्थापना की। वो आज वो मंदिर ये है। तो ये सब हम इसीलिए दोहरा रहे हैं, ये कारण से, ये राजनीतिक कारण से हट के अगर हम देखें, भारतवर्ष में कोई विवाद नहीं था, ये तमिल कल्चर अलग है, संस्कृत कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं था। उसको दोहराने के लिए जब अमृतकाल उत्सव माना जा रहा है, अवश्य वहां के लोगों को भी समझना चाहिए कि काशी विश्वनाथ जो है, मतलब प्राचीन समय से दक्षिण के लोग आते थे, इसलिए तो आज भी काशी नगर में आप देखेंगे कई साउथ के लोग वहां पे बसे हुए, मतलब कई पीढ़ी से बसे हुए हैं। आप पुजारी ले लीजिए, वहां पे सारे मंदिर भी है, वहां पे काशी में गंगा के किनारे अनेक दक्षिण भारत के मंदिर भी है वहां पे। तो ये सारा जो अभी जो प्रयत्न जो हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रेष्ठता समझने के लिए काशी और हमारे तमिलनाडु में देखिए हर प्राचीन मंदिर जो है, हमारी जो अद्वैतिक फिलॉसफी हो या वेदांत हो, और शिव जी की जो उपासना, देखिए शिव जी को पूरा परमात्मा मानने का जो कई उसमें तमिल में टेक्स्ट है, श्लोक है, सब है। ये सारी चीजें ये संगमम में आप देखेंगे दक्षिण भारत से तमिल स्कॉलर्स आएंगे, वो आके काशी, केवल काशी नहीं है, हमारे अनेक विश्वविद्यालय में भी, मैंने सुना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय में भी इस पे सेमिनार्स होंगे समझने के लिए। ऐसे समय में जो तमिल का जो कल्चर है, जैसे भरतनाट्यम हम सब जानते हैं, भरतनाट्यम कल्चर में आप देखेंगे पूरा सनातन धर्म का उसमें पूरा उसमें ये है विशिष्टता उसमें, क्योंकि वो भी एक प्रकार से भक्ति भाव का एक स्वरूप है। और उसके अलावा कर्नाटिक संगीत आप जानते हैं, अनेक बार आपने जुगलबंदी सुना होगा, दक्षिण भारत के कर्नाटिक संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत है। कई कलाकार ने जुगलबंदी भी की है। तो कई राग हैं जो राग कर्नाटिक संगीत में भी है और हिंदुस्तानी संगीत में भी है। तो इस तरह की चीजों को सामने लाने के लिए कई कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें खास करके जो शिव उपासना के 2 बड़े तमिल टेक्स्ट हैं, एक है तेवारम और दूसरा है तिरुवाचकम। तिरुवाचकम को लिखे थे एक बड़े शिव भक्त थे, उनका नाम था माणिकवाचक। उन्होंने शिव जी की ऐसी रूप की ये किया कि जिसमें आपको उसको अगर आप देखें, वो और जितने हमारे श्लोक है यहाँ पे, शिव तांडव स्तोत्र हो या शिव पुराण हो, जो भी आप ले लीजिए, उसमें कितने लिंकेजेस देखेंगे। वास्तव में एक ही एक्सपीरियंस कोई बता रहे हैं, कोई तमिल में बता रहा है, कोई संस्कृत में बता रहा है। तो इसमें ये जो कोशिश है कि जो जहाँ कोई विवाद नहीं है, जो क्योंकि कोशिश हो रही है विवाद सृष्टि करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये सोचा गया। और हम सब जानते हैं 2021 में प्रधानमंत्री ने, जो तमिल के बड़े कवि है, जो राष्ट्रीय कवि है महाकवि सुब्रमण्य भारती, उनको ही यादगार करके उनकी जो तमिल कविता में जो भी लिखा गया, उसी को ये करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषणा की थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी होनी चाहिए, उत्सव होनी चाहिए।
उन उत्सव में ये हो रहा है। साथ में आप जानते हैं कि हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो भारतीय भाषाओं के लिए जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वो भी इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर जी, जो एक महीने का ये आयोजन है इसमें एक विशेष बात ये है कि तमिलनाडु से विशेष अतिथियों के तौर पर लोगों को, कलाकारों को इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें कि बहुत से शिक्षाविद हैं, कलाकार हैं जो काशी आएंगे। और इसमें 12 क्लस्टर बनाए गए हैं जिसमें कला, साहित्य, अध्यात्म, शिक्षा से जुड़े विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा और लगभग 2400 के आसपास लोग इसमें शामिल होंगे। चेन्नई से चलकर कोयम्बटूर और रामेश्वरम से होती हुई जो रेलगाड़ियां हैं उसमें इन मेहमानों के लिए विशेष कोचेज की व्यवस्था की गई है और हर समूह 8 दिन तक वाराणसी में रहेगा और ये समूह काशी, अयोध्या जैसे स्थानों की यात्रा भी करेगा। शैक्षणिक सत्रों में ये समूह भाग लेंगे, सभी के लिए ठहरने और जो यात्रा की निःशुल्क सुविधा है। तो ये जैसे इस तरह का ये आयोजन किया गया है जिसमें कि तमिलनाडु से इतनी बड़ी मात्रा में अतिथि यहाँ आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे उत्तर भारत में तमिलनाडु की संस्कृति को परिलक्षित करने में लोगों के अंदर एक, दोनों राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों के मिलाप का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल कमल जी, कम से कम 2000 छात्र आएंगे। जैसे आपने बताया कि जितने यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे तमिलनाडु में, वहाँ से आएंगे और इनके रेल मंत्रालय भी बहुत व्यवस्था कर रही है, वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और आके यहाँ पे वो भी देखेंगे कि भाई काशी के लेकर जो इतनी बात की जा रहा है तमिल लिटरेचर में है, तमिल के जो जितने कविताएं हैं जितने उसमें भी जिक्र किया गया। और यहाँ भी हमारे जो वाराणसी के लोग भी जान पाएंगे। देखिए, जो हमारे मोक्षापुरी में रामेश्वरम भी आता है, काशी भी एक आता है। रामेश्वरम सबसे आपको दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है। जो मूल पर्पस हमें बार बार समझनी चाहिए, उत्तर हो या दक्षिण, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कई भाषाओं का संस्कृत आधार हो सकता है, कई भाषाओं को तमिल आधार, क्योंकि तमिल जो भाषा है वो भी बहुत पुरानी भाषा है, वो कम से कम 2500 से माना जाता है पुराना भाषा है। तो ये दोनों भाषा अलग हो सकते हैं लेकिन भाव एक है, भक्ति एक है, आध्यात्मिक सोच एक है। ये बातों को समझने के लिए इस तरह के संवाद की जरूरत है। एक भारतवर्ष है ये पुण्य भूमि है, जिस पुण्य भूमि में कई संतों, कई ऋषि मुनि आए हैं और ऋषि मुनि जो आए हैं वो काशी से लेकर दक्षिण तक गए हैं और दक्षिण से लेकर काशी आए हैं। अब आदि शंकराचार्य आप जानते हैं जो कि दक्षिण में ये हुए थे, दक्षिण से लेकर उनकी जो प्रवास रहा, हर जगह जाके मठ स्थापना किए और काशी में उन्होंने कई श्लोक भी उन्होंने ये किया था, लिखा था। ये जो चीजों को सामने लाने के लिए कि जो हमारी रिच हिस्ट्री है, विरासत जो है, इसको हम समझें, इसको और आगे बढ़ाएं। देखिए, भाषा एक माध्यम है, एक मीडियम है, वो समझने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी कार्यक्रम की है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं दक्षिण भारत में वो समझ नहीं पाते। देखिए, मैं स्वयं एक दक्षिण भारत के तमिल भाषा बोलने वाला हूँ। काफी साल मैं दिल्ली और बाकी जगह में रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैं पर्सनली बता सकता हूँ, ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है जिस पर हम जुड़े हुए हैं, और जो सबसे विशेष जो है आध्यात्मिक जो लिंक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जितने बड़े बड़े ऋषि रहे, अगस्त्य मुनि की बात आप सुने होंगे, जो यहाँ उत्तर भारत से गए थे, वहां पे जो तमिल भाषा के बहुत बड़े ऋषि माने जाते हैं, तमिल के बड़े ऋषि माने जाते हैं अगस्त्य मुनि को। तो ये चीजों को हमें समझना चाहिए, ये सब केवल कहानियां नहीं है, ये हमारी विरासत है। इसको समझने के लिए, इस संवाद के लिए ये संगमम आयोजित किया गया है। जी शेखर जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल का एक महत्वपूर्ण आयाम ये भी है कि हमारे देश में जो पारंपरिक कला है, पारंपरिक हस्तकला, शिल्पकला या संगीत, नाटक, इनको प्रस्तुत करके लोगों के सामने लाया जाए और हम सभी उस पर गर्व करें। जिस तरह से हम काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भी देख सकते हैं कि आपने भी जिसका जिक्र किया कि नाटक, कला, संगीत के विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित हो रहे हैं, शिल्प कला का भी हमें इसमें प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो किस तरह से देश की पारंपरिक कला को, प्राचीन कला को जीवित रखने में इस तरह की पहल का विशेष महत्व है? बिल्कुल, देखिए, उनके लिए एक मौका मिलता है, ये मौका अपने आर्ट और कल्चर को एग्जिबिट करने के लिए, क्योंकि इसमें कई चीजें आएंगी। हमने तो कर्नाटक संगीत की बात की, तमिलनाडु की जो लोक संगीत भी है, लोक संगीत है, लोक नाटक है, और वहाँ पे एक बांसुरी जैसा दूसरा बांसुरी नहीं है, जहाँ शनाई है वहाँ पे नादस्वरम जी, वहाँ पे प्रस्तुत होगा, नादस्वरम की कॉन्सर्ट्स होंगे। इसके अलावा बोमलाटम मतलब पपेट शो टाइप है, लेकिन वो अलग टाइप है, और वो होगा। और दूसरा है कावड़ी का मतलब वो अपने कंधों में लेकर वो नाचते हैं, वो भी एक प्रकार से बहुत कला। ये सारी चीजें हम देखते हैं साल में एक बार, जब रिपब्लिक डे पैरेड होती है जिसमें कई टबलूज आते हैं कई राज्यों की, उसमें तमिलनाडु के टबलू भी हमने देखा है, लेकिन वो तो साल में एक बार होता है।
लेकिन ये जो स्पेशल कोशिश हो रही है कि ताकि देखिए लोग देखना चाहिए कि भाई हमारी कल्चर क्या है। ठीक है, हम उत्तर भारत के हैं तो उत्तर भारत के सब कई चीजें हम जानते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत को भी हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है कमल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को समझने के लिए। जो बच्चे आएंगे वहां से, जो कहा जा रहा है कि 2000 जो छात्र आएंगे, वो छात्र भी यहाँ अपने काशी को देखकर वो जाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर देखें, काशी विश्वनाथ मंदिर की जो कॉरिडोर जो बनाया गया, जो उद्घाटन हुआ था उसको देखेंगे, मंदिर को दर्शन करेंगे, बाकी जितने प्राचीन मंदिर हैं काशी में वो देखेंगे, और काशी के लोगों के साथ भी उनकी बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगी। ये चीजें लेकर जब वापस जाएंगे तब उनको लगेगा भाई कोई मतलब इतना यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी में, अनेकता में जो एकता है, वो एकता को स्वयं अनुभव करेंगे। वही एक प्रैक्टिस है। इसको मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया सरकार ने जो पहलू लिए है, और हर साल ऐसी होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु के साथ कर्नाटका भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और बाकी राज्यों का भी तमिलनाडु में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का भी वहां पे फेस्टिवल होनी चाहिए। ये जो महीना जो शुरू हो रहा है, देखिए इसका समय आप टाइमिंग भी देख लीजिए कमल जी। तो ये एक ऐसे समय चुना गया जब लोग ऐसे समय में तीर्थ यात्रा पे जाते, मंदिरों में जाके प्राचीन मंदिरों में दर्शन करते और अपनी आध्यात्मिक खोज में लग जाते। ऐसे खोज में ही हम समझ पाएंगे हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और ये सारे जो विवाद और ये जो कंट्रोवर्सी जो किया जाता है बार बार, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई माने नहीं है। और वाकई हमारी देश है, एक देश है और श्रेष्ठ देश है। शेखर जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल का एक अहम पहलू है पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी हम अपने ही देश से जो अनभिज्ञ हैं संस्कृति से, विरासत से, उसको जानें और उस पर गर्व करें। जैसे कि अगर हम काशी तमिल संगमम से उदाहरण लें कि तमिलनाडु से बड़ी मात्रा में यहाँ काशी लोग आएंगे और अयोध्या काशी का भ्रमण करेंगे। इसी तरह से हम सभी प्रोत्साहित हों कि एक दूसरे के राज्य में जाकर वहाँ की संस्कृति और सभ्यता, विरासत को अंगीकार करें। तो कैसे ये पहल भारत में जो हमारा घरेलू पर्यटन है उसको प्रोत्साहन दे रही है? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा एक मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से आह्वान किया था कि हर आदमी, हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसी जगह जाए वो कभी ना गया हो अपने देश के अंदर, ऐसे राज्य जाए जहां उनको कोई परिचय ना हो, उनकी भाषा को समझें, उनकी लोगों को खाना पीना रहना ठहरना ये सब एक प्रकार से एक्सपीरियंस करें। यानी एक प्रकार से एक टूरिज्म हो सकती है। अगर कोविड काल छोड़ देंगे फिर डोमेस्टिक टूरिज्म की अभी बढ़ावा शुरू हो गई है। अभी लोग जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, फिर तमिलनाडु के लोग भी यहाँ आते हैं। और आप जानते हैं आजकल जो काशी के डेवलपमेंट के बाद अब उज्जैन की डेवलपमेंट हो गई है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो रेगुलरली मैं जानता हूं कि वहां से डोमेस्टिक टूरिस्ट काफी आते हैं दक्षिण भारत से दर्शन करने के लिए। तो हमारे यहाँ देखिए तीर्थ यात्रा जाना एक प्रकार से जो रिलीजियस टूरिज्म जो कहा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और ये कई सालों से, कई मैं जानता हूं हमारे घर में, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, दक्षिण से जाते हैं। ऐसे समय भी गए जहां पे उस समय ट्रेन नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो सारी सुविधाएं हैं, मतलब 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचना पहुंच सकते हैं, या ट्रेन में भी सफर करके जा सकते हैं। क्योंकि जब बनारस के लोग भी ये तमिल के जो नृत्य देखते हैं, इनकी फोक ये देखते, उनको भी एक प्रकार की इच्छा होगी भाई हमें भी जाके देखना है, रामेश्वरम जाना है, मथुरई जाना है, तंजावुर, जहां कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ा शिव मंदिर, वहां पे सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसको चोला राजा ने बनाया, राजा राजेंद्र चोल ने उनको मंदिर बनवाया था। उस मंदिर को देखकर ही आप आश्चर्य होंगे, जो 1500 साल से ज्यादा है, किस तरह उस समय क्या इंजीनियरिंग था, क्या था, एक पत्थर से कैसे ऊपर लेके जाके गोपुरम बनाए। उत्तर भारत से लेकर आप कश्मीर तक जाइए तो एक ही चीजें सामने आती है, एक ही बातें सामने आती है, एक ही आध्यात्मिक सोच भी सामने है। निश्चित रूप से। और जिस तरह से 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आह्वान किया था, तो इस दिशा में बीते वर्षों में हमने देखा है कि जिस तरह से राज्य एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कर रहे हैं और विविध संस्कृति, देश की विविधता में एकता का मजबूत होता हुआ भाव हम देख पा रहे हैं। उससे आने वाले समय में हम एक अखंड भारत को और एकजुट भारत को और पुख्ता मजबूत होता हुआ देख पाएंगे इस पहल के माध्यम से। शेखर जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे काशी तमिल संगमम पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।